नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट दिस वीक और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है। एनआईए ने सचिन वाजे के खिलाफ यूएपीए की कई धाराएं भी लगाई और इससे पहले सचिन वाजे के वकील ने कोर्ट में आवेदन दिया था कि उन्हें सीने में दर्द की समस्या रहती है और इसके बाद एनआईए कोर्ट ने वाजे की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। एनआईए के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि एजेंसी ने सीसीटीवी फुटेज के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, लैपटॉप जैसे साक्ष्य जब्त कर लिए हैं और इनकी पड़ताल भी जरूरत है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाजे की हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ा दी। एनआईए ने सचिन वाजे की कथित महिला मित्र को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ भी शुरू की है। हालांकि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि परमबीर सिंह ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, हाईकोर्ट जांच के आदेश कैसे दे सकता है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टेशन डायरी मांगी है। अब कोर्ट 5 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। परमबीर सिंह ने पीआईएल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पूछा है कि परमबीर सिंह ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। चीफ जस्टिस लत्ता ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, तब तक हाईकोर्ट जांच के आदेश कैसे दे सकता है। इसके बाद विक्रम नानकानी ने कहा कि याचिका राजनीतिक लोगों द्वारा फोर्स में दखलंदाजी की है। परमबीर के वकील ने इंटेलिजेंस विभाग की कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला द्वारा डीजीपी को सौंपी गई रिपोर्ट का भी जिक्र किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टेशन डायरी मांगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रांसफर याचिका कैसे जनहित याचिका हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने वसूली कांड में एफआईआर नहीं दर्ज करने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट में परमबीर के वकील विक्रम ननकानी ने कहा कि ये काफी गंभीर मसला है। परमबीर की चिट्ठी में कड़वी सच्चाई बताई गई है। इससे पता चलता है कि पुलिस फोर्स में कहां दिक्कत है। ये पुलिस राजनीतिक दखलंदाजी का मामला है। इस पर सरकारी वकील आशुतोष कुंभकोणी ने कहा कि हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे आरोप से फोर्स का मनोबल गिरता है। इस पीआईएल का कोई मतलब नहीं है। परमबीर सिंह का कहना है कि गृह मंत्री देशमुख ने निलंबित एपीआई सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी इस मामले की जानकारी दी गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। परमबीर ने अपने ट्रांसफर के आदेश को भी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने 19 मार्च को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। दावा किया गया कि 3 सदस्यों वाली कमेटी ने इस बाबत किसान संगठन और कृषि मामलों के जानकारों से बात कर अपनी रिपोर्ट बनाई है। अब बताया यह भी जा रहा है कि इस रिपोर्ट में संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानून की समीक्षा की गई है और किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में कृषि कानूनों पर अमल पर रोक लगाने के साथ ही 4 सदस्यों वाली एक कमेटी भी बनाई थी। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंप दी है। शेतकारी संगठन की महिला अध्यक्ष सीमा नरवणे का दावा है कि कमेटी ने 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में से कौन से प्रावधान किसानों के हित में है और कौन से प्रावधान से किसानों को दिक्कत हो सकती है। इस रिपोर्ट को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि कमेटी ने किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकार से बात करके ही
अपनी रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में संसद की तरफ से पारित किए गए कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर करीब 4 महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान नवंबर 2020 से गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के साथ ही 4 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल घनवट के अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्रियों अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को इस समिति का सदस्य बनाया था, लेकिन फिर बाद में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया था। ये तय किया गया था कि समिति कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले किसानों का पक्ष सुनकर 2 महीने के भीतर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन इसलिए किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में से कौन से प्रावधान किसानों के हित में है और कौन से नहीं। इसके बाद इस समिति ने अखबारों में एक विज्ञापन के जरिए तीनों कृषि कानूनों पर संबंधित लोगों की राय, टिप्पणी और सुझाव भी मांगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। कौशाम्बी गाजियाबाद रूट में यातायात एक समस्या बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक संवैधानिक समिति का गठन किया। ये पहल अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर कार्रवाई के तहत की गई। कोर्ट ने कहा कि रूट में एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को हो रही परेशानी का अंत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कौशाम्बी गाजियाबाद रूट के लिए एक व्यापक यातायात प्रबंध योजना विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ने कौशाम्बी अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका में इस संबंध में एक निर्देश पारित किया। इस निर्देश में कौशाम्बी गाजियाबाद में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली समस्याओं की भयावहता पर प्रकाश डाला गया। याचिका में ट्रैफिक प्रबंधन से लेकर पर्यावरण प्रदूषण और नगरपालिका के ठोस कचरे के अप्रतिबंधित डंपिंग जैसे कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। याचिका में प्रस्तुत किया गया है कि क्षेत्र के निवासी गंभीर श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। दूषित भूजल पर एक अतिरिक्त चिंता का विषय है। पीठ ने पहली बार में यातायात प्रबंधन की समस्या को उठाने का फैसला किया। ये देखा गया कि इसे केवल कानून प्रवर्तन समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता है और एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जिन समस्याओं से कौशाम्बी और गाजियाबाद के निवासियों का सामना हो रहा है, उन्हें सामान्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के व्यापक संदर्भ से अलग तरीके से नहीं माना जा सकता है। ये केवल एक मामला नहीं है जो कि संबंधित है। इस मामले के लिए अकेले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अन्य प्राधिकरण, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के साथ साथ वैधानिक प्राधिकरणों के, दिल्ली सरकार के एनसीटी के भीतर अधिकारियों की ओर से समन्वित प्रयास होना चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ने कहा कि जब तक सभी अधिकारी एक साथ मिलकर और संयुक्त रूप से यातायात समस्याओं के प्रबंधन के लिए ठोस प्रयास पर सहमत नहीं होंगे, तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं होगा। यूपीएसआरटीसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गृहिमा प्रसाद ने कहा कि यूपीएसआरटीसी ने बस स्टेशन की स्थापना के लिए लगभग 9 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि मॉल के विकास के लिए हाल ही में भूमि के सामने का हिस्सा आवंटित किया गया है। काउंटर हलफनामे में ये कहा गया है कि बसों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है और 9 एकड़ के क्षेत्र में मौजूदा उपलब्ध स्थान का उपयोग पार्किंग के उद्देश्य से किया जाता है और रखरखाव के उद्देश्य के लिए एक कार्यशाला भी स्थापित की गई है। एफिडेविट में आगे कहा गया है कि सबमिशन में भी दोहराया गया है कि यूपीएसआरटीसी के पास 134 सीएनजी बसें हैं जो दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद क्षेत्र में चलती हैं और नीति के तहत सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने टीनेज रिलेशनशिप के पॉक्सो मामले में अपराधों की कंपाउंडिंग की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि नाबालिगों के बीच सहमति से यौन संबंध मामलों में किशोर को सजा देना अधिनियम के उद्देश्य के रूप में नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने उस विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें ये सवाल उठाया गया है कि किसी किशोर लड़के के 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाने पर पॉक्सो अधिनियम या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत यौन उत्पीड़न का मामला बनता है या नहीं। इस याचिका को मारुथुपुंडी बनाम राज्य में मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि नाबालिग लड़की को प्यार हो जाता है और वो अपने साथी के साथ सहमति से संबंध बनाती है तो लड़के के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। दायर याचिका में कहा गया है एक ऐसे किशोर को सजा देना जिनके बीच आपसी सहमति से अफेयर था जो बाद में किसी कारण से खराब हो गया अधिनियम के उद्देश्य के रूप में नहीं माना जा सकता है और ये केवल अधिनियम के उद्देश्य को पराजित करेगा। बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कानून के आवेदन को ऐसे संबंध बनाने वाले व्यक्तियों पर लगाने और उनको दंडित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निश्चित रूप से इस तरह की सहमति की घटनाओं को पॉक्सो एक्ट के ऐसे कड़े प्रावधानों की प्रकृति के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। मारुथुपुंडी बनाम राज्य मामले में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश के खिलाफ विशेष रूप से ये याचिका दायर की गई है। इस फैसले के तहत माना गया है कि भले ही नाबालिग लड़की को प्यार हो जाता है और अपने साथी के साथ एक सहमति के संबंध विकसित करती है तो भी उसके साथी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। उस मामले में न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कहा कि एक नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाने वाले एक किशोर लड़के को एक अपराधी के रूप में दंडित करना कभी भी पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने एसकासी बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें माना गया है कि एक समन्वय पीठ को किसी अन्य समन्वय पीठ के निर्णय का पालन करना चाहिए और अस्पष्टता के मामले में इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा था एक समन्वित खंडपीठ इसके विपरीत विचार नहीं दे सकती है और अगर उन्हें कोई संदेह है एक समन्वय पीठ केवल एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए मामले को संदर्भित कर सकती है। न्यायिक अनुशासन ऐसा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने 3 पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया है। अदालत ने तरुण बरोट और जीएल सिंघल समेत 3 पुलिस अफसरों को केस से बरी कर दिया। इसके अलावा अन्य कुछ अधिकारियों को पहले ही कोर्ट से बरी किया जा चुका है। जून 2004 में गुजरात पुलिस पर इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई और 2 अन्य लोगों के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा था। अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2004 के इशरत जहां एनकाउंटर मामले में पुलिस महानिरीक्षक जीएल सिंघल सहित 3 पुलिस कर्मियों को बरी कर दिया। इससे पहले इस मामले में पूर्व आईजी डीजी बंजारा, पीपी पांडे और एनके अमीन को बरी किया जा चुका है और अब सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विपुल आर रावल ने आईपीएस ऑफिसर जीएल सिंघल, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर तरुण बरोट और एसआरपीएफ कमांडो अंजू चौधरी को बरी कर दिया है। इस डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद सभी 6 आरोपी पुलिसकर्मियों जिन्हें शुरू में गिरफ्तार किया गया था और कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने आरोपित किया था, को विशेष सीबीआई अदालत ने बिना ट्रायल के रिहा कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल सीबीआई जज वीआर रावल ने कहा कि प्रथम दृष्टया जो रिकॉर्ड सामने रखा गया है उससे ये साबित नहीं होता है कि इशरत जहां समेत 4 लोग आतंकी नहीं थे। इसके अलावा इस डिस्चार्ज ऑर्डर का मतलब है कि अब मामले की सुनवाई समाप्त हो गई है। सुनवाई तभी खुलेगी जब सीबीआई इसके खिलाफ अपील दायर करेगी। सीबीआई ने 4 अन्य अधिकारियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील नहीं की थी। सीबीआई ने 20 मार्च को अदालत को सूचित किया था कि राज्य सरकार ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अक्टूबर 2020 के आदेश में टिप्पणी की थी कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने आधिकारिक कर्तव्य के तहत कार्य किया था, इसलिए एजेंसी को अभियोजन की मंजूरी लेने की जरूरत है। इशरत जहां, प्राणेश पिल्लई, अमजद अली राणा और जिशान जौहर के 15 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम से मुठभेड़ हुई थी। इसमें 4 मारे गए थे। इस एनकाउंटर को अहमदाबाद के डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच यूनिट के बंजारा लीड कर रहे थे। पुलिस का कहना था कि ये 4 लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। इस केस में सीबीआई ने 2013 में चार्जशीट दाखिल की थी और उसमें 7 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बताया था। बंजारा समेत इन अधिकारियों के नाम थे चार्जशीट में शामिल। इन अफसरों में पीपी पांडे, बंजारा, एनके अमीन, जेजी परमार, जीएल सिंघल, तरुण बरोट शामिल थे।
इन सभी पुलिस अधिकारियों पर हत्या, मर्डर और सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन 8 साल बाद सभी बरी हो गए। बता दें कि बीते 1.5 दशक से इशरत जहां एनकाउंटर केस काफी चर्चा में रहा है। राजनीतिक तौर पर भी यह मुद्दा काफी संवेदनशील रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज कर दिया और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विभिन्न पक्षों के सहमत होने के बाद पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले का निस्तारण करने से यह अपील जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और साथी आर.एस. रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के खंडपीठ के आदेश के खिलाफ पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील खारिज करते हुए उस पर अदालत का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। इसके एवज में उस पर 20,000 रुपए जुर्माना लगाए गए। विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निस्तारण करने से यह अपील जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार के उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका या एसएलपी दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने इसकी याचिका का सहमति के आधार पर निस्तारण कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मामले पर कुछ समय सुनवाई के बाद राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने संयुक्त रूप से आग्रह किया कि अपील का सहमति के आधार पर निपटारा किया जाए। पीठ ने कहा कि इसके बाद सहमति के आधार पर निपटारा कर दिया गया। इसके बावजूद विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। हम इसे अदालत की प्रक्रिया का पूरी तरह दुरुपयोग मानते हैं और वह भी एक राज्य सरकार द्वारा। यह अदालत के समय की भी बर्बादी है। पीठ ने 22 मार्च के अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार हम एसएलपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना करते हैं, जिससे 4 हफ्ते के अंदर उच्चतम न्यायालय समूह सी कर्मचारी कल्याण संगठन के पास जमा कराया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ये जुर्माना उन अधिकारियों से वसूले जो इस दुस्साहस के लिए जिम्मेदार है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की पीठ ने दिसंबर 2018 में एक नौकरशाह की याचिका पर फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने जून 2016 में सेवा से बर्खास्त करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। नौकरशाह के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्हें निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। एकल पीठ ने जून 2016 के बर्खास्तगी के आदेश को खारिज कर दिया था और जांच रिपोर्ट भी खारिज कर दी थी। राज्य सरकार ने एकल पीठ द्वारा दिसंबर 2018 में दिए गए फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मामले में कुछ समय तक सुनवाई के बाद वकीलों ने संयुक्त रूप से आग्रह किया कि सहमति के आधार पर अपील का निपटारा किया जाए। इसी मुताबिक आदेश दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल हाईकोर्ट ने न्यायिक कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि न्यायिक कर्मचारी अपने सोशल मीडिया खातों की घोषणा करें। सरकार, संस्थानों, मंत्रियों, अधिकारियों, विभागों के प्रमुखों, न्यायाधीशों, नेताओं की नीतियों की आलोचना न करें। साथ में कई और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। केरल उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उनकी भागीदारी और हस्तक्षेप को विनियमित करने के लिए उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में अदालत के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता को लागू किया है। 22 मार्च 2021 को आयोजित प्रशासनिक समिति की बैठक के बाद इसने आचार संहिता के मसौदे को मंजूरी देने और इसे अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के लिए उच्च न्यायालय में लागू करने का संकल्प लिया है। आचार संहिता के अनुसार उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के न्यायालयों और स्टाफ सदस्यों के कार्यालय के कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रिपोर्ट करने के लिए उच्च न्यायालय के पास एक निगरानी कक्ष होगा। उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों को उनके ईमेल पते और उनके द्वारा बनाए गए इंटरनेट सोशल मीडिया खातों की घोषणा करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्हें किसी भी फर्जी आईडी, पते या खातों का उपयोग करने से बचने के लिए कहा गया है। सदस्यों को आगे निर्देशित किया गया है कि वो काम के घंटों के दौरान निषिद्ध साइट्स का उपयोग न करें और आधिकारिक साइट्स पर व्यक्तिगत मामलों के संचार के आदान प्रदान में लिप्त न हों।
उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के कर्मचारी सरकार और उसके संस्थानों, मंत्रियों, अधिकारियों, विभागों के प्रमुख न्यायाधीशों, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की नीतियों और कार्यों की आलोचना करने वाले अपमानजनक, गैर जिम्मेदार या अपमानजनक बयान करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग न करें। उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के स्टाफ सदस्य सोशल मीडिया पर किसी भी विचार को व्यक्त करने या उसका प्रचार करने में बहुत सावधानी बरतेंगे जो किसी भी सांस्कृतिक, जाति, सामाजिक या धार्मिक समूह को रोक सकता है। वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई अपमानजनक या अपमानजनक टिप्पणी, किसी व्यक्ति से संबंधित टिप्पणी किसी व्यक्ति के समूह या तो आधिकारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के स्टाफ सदस्य उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना सोशल मीडिया में किसी भी मामले पर किसी भी कार्यवाही, आधिकारिक कार्रवाई, रिकॉर्ड या डेटा को सोशल मीडिया में कार्यालय फाइल्स में प्रकाशित नहीं करेंगे या ब्लॉग प्रकाशित नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के कर्मचारी कंप्यूटिंग, डेटा हैकिंग या किसी अन्य अवैध गतिविधियों के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि का उपयोग नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के कर्मचारी सोशल मीडिया में कॉर्पिंग, तेज, गंदी, अपमानजनक, भेदभावपूर्ण भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा आचार संहिता सभी कर्मचारियों और सदस्यों को निर्देशित करती है कि सोशल मीडिया में उन्हें बदनाम करने के लिए अदालतों, जजों या न्यायिक प्रणाली के मुकदमों और निर्णयों की आलोचना न करें। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, कोर्ट दिस वीक में फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।